नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं अपडेटेड 2026 टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2026 हीरो जूम 125 के साथ। दोनों ही 125 सीसी में बिकने वाली काफ़ी तगड़ी स्कूटर आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। पावर फिगर्स में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, कुछ चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भले ही थोड़ी सी ही सही लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस भी क्रिएट कर रही है। और इसीलिए यहाँ पर एक डाउट भी कॉमनली बनता है कि फिर यहाँ पर एंटॉर्क खरीदना सही होगा या फिर जूम। और इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर चलाते वक्त दोनों में कितनी चीज़ें सिमिलर है या कितनी डिफरेंट है, ताकि एंड तक वीडियो की आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना अगर है तो आप लोगों को यहाँ पर टीवीएस खरीदनी है या फिर हीरो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड बाई व्हीलर टीवीएस नदिया कृष्णनगर वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर टीवीएस या फिर अगर आप लोग यहां पर हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए यहां पर स्क्रीन पर रख दी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ छोटी सी यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है फिर सिमिलैरिटीज है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचा सकूं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर लुक एंड फील के बारे में देख रहे हैं, स्पोर्टी जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी बड़ी स्कूटर देख रहे हैं तो आप लोग को जूम 125 एक्सटिक में थोड़ी सी बड़ी स्कूटर वाली जो फील है वो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। बाकी प्राइस की जहां तक बात है, जूम 125 एक्सटिक मॉडल में आप लोग हल्की सी कम ही पे करेंगे, 200-400-500 रुपये आप लोग कम ही पे करें। एग्जैक्ट दोनों में आप लोग कितनी प्राइस पे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग जरूर, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीजें हमें यहां पर कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। सबसे पहले फ्रंट व्यू में अगर यहां पर देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में एलईडी हेडलैम्प तक का सेटअप मिल जाएगा। लेकिन जूम के पास खास बात क्या है, यहां पर आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर मिल रहा है, जो डेफिनेटली आप लोगों को रात के टाइम पे बेहतर लाइट की थ्रो जो बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। बाकी वहां पर आप लोगों को हैजार्ड के साथ आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एक लाइट में डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहां पर कंप्लीटली एलईडी है, वहां पर आप लोगों को बल्ब इंडिकेटर के साथ चीज देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहां पर टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगा। लेकिन टायर में यहां पर डिफरेंस है, फ्रंट हो या रियर, जूम में आप लोगों को 14 इंच की व्हील मिलेगी, आप लोगों को एंटॉर्क में 12 इंच तक का व्हील मिल जाएगा। बाकी यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को यहां पर जूम में मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहां पर ये डायमंड कट वाली जो चीज है ये आप लोगों को मिल रहा है, जो वहां पर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर आ रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों मिल जाएगा, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का अप्लाई होना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को, चाहे आप जूम पर देख रहे हैं चाहे आप यहां देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को 220 mm की यहां पर पेडल डिजाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहां पर ये लेग रूम वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में काफी सही है। वहां पर एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को लगवानी पड़ती है, आप कह सकते हैं ग्लब बॉक्स, यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी जो ग्लब बॉक्स है टॉप मॉडल में आप लोगों को मिल जाता है, बेस मॉडल में आप लोगों को मिलता नहीं है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं डिफरेंस क्रिएट करती है यहां पर। और इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर इसकी रियर पोर्शन पर आ रहे हैं तो एक बार जो की है दोनों में ही मैं आपको ऑन यहाँ पर करके बताना चाहूँगा। बाकी की दोनों में आप लोगों को नॉर्मल की मिल जाएगा, वेब की आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को दो साइड में जो यहाँ पर आप लोगों को बैक में यहाँ पर रियर टेल लैंप पे ये मिल रहा है। बाकी वहाँ पर आप कंपनी कहती है आप एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिज़ाइन, एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन वहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। टेल लैंप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मडगार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन टायर में अगेन डिफरेंस है फ्रंट की तरफ। मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर 12 इंच की व्हील है, यहाँ पर 14 इंच की। यहाँ पर 110/80 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 120/80 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल जाएगा विद 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगेन यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट मिल रहा है, जो चीज़ वहाँ पे नहीं है। लेकिन 130 mm तक का यहाँ पर अगर आप लोग ड्रम ब्रेक देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को दोनों में अगेन यहाँ पर सिमिलर ही समझ में आने वाला है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एंटॉर्क है इस बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं दोनों ही स्कूटर में यहाँ पर आप लोगों को जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पर देखिए पावर टॉर्क अगर आप लोग रेस एक्सपी मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्की सी कम आप लोगों को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 9.39
अब मतलब मैक्सिमम आप कह सकते हैं 9.5 bhp का पावर जो ये आपको मिल जाएगा 10.6 न्यूटन मीटर यहाँ पर टॉर्क के साथ। ठीक है, बाकी अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो भी मैं आप लोग को बता दूं, हीरो की इस जूम 125 में यहाँ पर आप लोगों को 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, 9.8 bhp की पावर, 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो आप कह सकते हैं कि पावर हो या टॉर्क फिगर आप लोगों को दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रही है, हल्की सी डिफरेंस है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को साइड स्टैंड मिल जाता है, अभी इंस्टॉल नहीं है, तो साइड स्टैंड, मेन स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल मिल जा रहा है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही थी तो ये एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। बाकी अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पर ये अभी जो मफलर कवर है वो इंस्टॉल नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाता है। लेकिन हाँ, जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना दूँ। ये था यहाँ पर जूम 125 की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं एंटॉर्क 125 इसकी भी आवाज़ सुना दूँ, रेस मॉडल की। किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी नीचे कमेंट पर लिखकर बताना आप लोग प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये बूट स्पेस के बारे में बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 17 से 18 लीटर तक का जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बूट लाइट के साथ मिल जाएगा। बाकी ये देखिए यहाँ पर ये जो लगना है यहाँ पर ये एग्जॉस्ट कवर, मफलर कवर यहाँ पर बिल्कुल रखा गया। यहाँ पर भी एक छोटी सी आप कह सकते हैं हेलमेट जो है इसको आप लोग यहाँ पर स्टोर बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोग यहाँ पर हल्की सी प्रेस करके अगर आप लोग इसको राइट साइड पर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो 5 लीटर्स तक का टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर ओपन होता हुआ बिल्कुल दिखेगा। बाकी ये भी E20 एनाबिल्ड है, एंटॉर्क भी E20 एनाबिल्ड है, तो E20 फ्यूल के साथ आप दोनों ही स्कूटर को रन कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी दोनों स्कूटर में आप लोग यहाँ पर 35 से 40, 35 ही मानकर चलिए जो माइलेज है वो भी आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एंटॉर्क पर बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो की है इसको आप लोगों को उतारनी पड़ती है। यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट में प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 5 लीटर्स का था, यहाँ पर आप लोग को 5.8 लीटर्स तक का मिल जाएगा। माइलेज भी दोनों में ऑलमोस्ट 35 से 40 के बीच में मिलेगा, मैंने कहा है। राइट पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है आप लोग को ओपन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यूएसबी वाला यहाँ पर इसके अंदर मिल रहा है। बाकी यहाँ पर बूट लैंप नहीं है जैसे आप लोगों को वहाँ पर मिला था, लेकिन यहाँ पर बूट स्पेस हल्की सी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग मोटा मोटा 20 से 22 लीटर तक का बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था और यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यूएसबी टाइप का मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, आप कह सकते हैं एंटॉर्क में 155 है, यहाँ पर आप लोग को जूम में 164 तक का आपको मिल जाएगा। और वेट में भी फर्क है, एंटॉर्क में आप लोग को 111 किलोग्राम का मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 121 किलोग्राम तक का बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को लॉक करने के लिए चीज़ मिल रहा है ताकि अगर आप लोग इंक्लाइन जा रहे हो तो सरक ना जाए आगे या फिर पीछे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर की के साथ इसको ऑन कर बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलता है। बाकी यहाँ पर भी आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस यहाँ पर आप लोग यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच जो है ये मिल जाएगा। हज़ार्ड लैम्प का स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको सुनाई है। बाकी यहाँ पर ये रेडर की याद आप लोग को बिल्कुल दिलाती है, आप कह सकते हैं ये कंसोल। बाकी स्पीडोमीटर ठीक है, ओडोमीटर ठीक है, टैकोमीटर, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बता देती है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी ये सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर बताती ही है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये i3s जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आगे पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को टेस्ट भी कर बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आप लोग को मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है। कि अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को और बेहतर फील दे सकती है। अगर आप लोग ये की देख रहे हैं तो यहाँ पर भी i3s को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑटो इल्यूमिनेटेड आप कह सकते हैं, ये देखिए ये ऑटो इल्यूमिनेटर यहाँ पर ये जो स्टार्ट है स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। किल स्विच यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप लोगों को अलग से जो किल स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है जैसे आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोगों को ये डिजिटल मिल रहा है, प्लस ब्लूटूथ यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेविगेशन या फिर कॉल एसएमएस अलर्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल करा जा सकता है। मोड अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम वगैरह और सारी ट्रिप 1 ट्रिप 2 की जो डिटेल्स है ये आप लोगों को यहाँ पर भी ये बिल्कुल पूछ रही है। एवरेज वगैरह यहाँ पर भी आप लोगों को ये रेंज के साथ बिल्कुल बता देती है। इसके अलावा आप लोगों को स्पीडोमीटर ठीक है,
ओडोमीटर यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर जो है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है, जो आप लोगों को वहाँ पर देखने में मिल जा रहा था। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं, दोनों में ही काफ़ी स्टाइलिश जो है ये आप लोगों को फील यहाँ पर दोनों स्कूटर में बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए मोटा मोटा दोनों स्कूटर में चीज़ें आप लोगों को कंपनी ऑफर क्या कर रही है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, कितनी चीज़ सिमिलर है या फिर कितनी डिफरेंट। अब प्राइस जैसे मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंटॉर्क 125 में आप लोग यहाँ पर 1,12,000 पे करेंगे और यहाँ पर आप लोग 1,11,400 रुपीज़ के आसपास आप लोग पे करते हैं। तो वही जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस मैंने आप लोग यहाँ पर बता दिया। बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों स्कूटर में मिलकर। अब चलिए चलते हैं राइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि फिर दोनों स्कूटर अपने आप में चलाने में कितनी डिफरेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस अपडेटेड TVS एंटॉर्क 125 रेस एडिशन के साथ 2026 वाली मॉडल, जहाँ पर ये ग्राफिक्स अभी अपडेट आई है। बाकी सीट हाइट यहाँ पर 770 है और जूम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 777mm तक आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो 5455 तक की हाइट यहाँ पर एनफ रहेगी अगर आप लोग स्कूटर को यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो। मतलब अगर आप इस स्कूटर को चलाना चाहते हैं तो स्टार्ट करना नहीं। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं तो काफ़ी सही है। पीरियड के थोड़ा सा कम फील हो सकता है, लेकिन ठीक ठाक है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल जाता है और सीट इस कंफर्टेबल। मैं सॉफ्ट नहीं कहूँगा लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं, और ऑलमोस्ट अपराइट आप बैठ रहे हैं। मेरी हाइट क्लोज टू 6 देख सकते हैं। लेग रूम जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल जाता है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियली देखिए मेरे हिसाब से चाहे आप राइड कर रहे हो पिलियन के साथ ही अगर आप क्यों ना राइड कर रहे हो, खींचने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी अब देखिए स्कूटर है तो यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स, कीप इट ऑन स्पोर्ट मोड। लेट्स सी। And within 8 seconds we have reached 60. Company claims around 8.9 seconds if I'm not wrong to reach 0 to 60. Let's see how long can we go. High speed alert is already there on the screen. Already almost 90. Yes, clock 90 here. Sport mode, lap timer is going on and yes 93 तक हम लोगों ने यहाँ पर इसको खींचा है। देखिए मैं तो कहूँगा इवन एट 93 ऑल्सो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। अब देखिए हाँ एक वाइब तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो फुट पेग है, ये जो फुटरेस्ट है यहाँ पर आप लोगों को फील होगा, लेकिन वो वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। मेरे हिसाब से ऐसा आप लोगों को फील नहीं होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन का क्या सीन है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, काफ़ी सही है, लेकिन हाँ 12 की जगह 14 इंच का व्हील मिल जाता है जैसे कि आप कह सकते हैं जूम में मिलता है तो ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी अभी भी यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि काफ़ी सही है। स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, वैसे तो 90 मैंने आपको खींच कर बताया, कंपनी 94-96 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी टॉप स्पीड बताती है। अब उससे ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक स्वीट स्पॉट आप 75 से 80 के बीच में मान सकते हैं, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो वैसी भी नहीं है। एक स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं 75-80 तक। बाकी हाँ माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 35-40 के आसपास मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कही। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों काफ़ी बार मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम है या नहीं उसको टेस्ट करने की, लेकिन मुझे जहाँ तक लग पा रहा है कि यहाँ पर ये इंटेलिगो सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी एक बात है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन करूँ ना तो यहाँ पर देखिए ये आपको सिग्नल देनी चाहिए कि यहाँ पर एक ग्रीन मार्क आना चाहिए जब आप इसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन मार्क भी नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी बार टेस्ट भी करे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम जो है आप लोगों को कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। बाकी एसिस्ट तो यहाँ पर वैसे भी नहीं, क्योंकि वैसे जब आप इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा आप लोग को यहाँ पर ये पावर वाला साइन मिले, लेकिन चलाते वक्त ये पावर वाला साइन आप कितने बार भी देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इंटेलिगो असिस्ट वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे आप कह सकते हैं एंटॉर्क 125 रेस एडिशन के बाद जूम 125 के साथ। बाकी ये अभी यहाँ पर साइड स्टैंड लगाई नहीं गई है। बाकी हाँ सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को वो आप लोगों को 770 मिल रहा था, यहाँ पर 777mm का मिल रहा है। तो जो हल्की सी सीट हाइट यहाँ पर ऊंची है वो आप लोगों को बैठते से समझ में बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पर नई सीट की चौड़ाई आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सही था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को लेग रूम जो है काफ़ी सही मिला और हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा फील होगा। बाकी हाँ थोड़ी सी बड़ी फील आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल होने वाली है। बाकी अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पेस आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल वहाँ
भी सही था, यहाँ भी आपको सही मिल रहा है। बाकी वहाँ भी अपराइट बैठ रहे थे, यहाँ पर भी आप लोग अपराइट बैठ रहे हैं। बाकी वहाँ पर के मुकाबले अगर यहाँ सीट देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल, थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्टर आप लोगों को यहाँ पर ये फील हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको। ओहो, अब यहाँ पर इको बता रही है, वहाँ पर भी इको और पावर मोड था, यहाँ पर भी ये इको बता रही है। तो इस स्पीड पे अगर आप लोग चलाएंगे तो ज़्यादा माइलेज मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये बात यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाता है। बाकी i3s को मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया था कि मैं आप लोगों को आगे टेस्ट करके बता सकूँ। बाकी देखिए यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों को फील हो रही है। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, खुद भी राइड कर रहे हैं, पावर टॉर्क की कमी मेरे हिसाब से आप लोगों को इनिशियली स्कूटर को खींचने में यहाँ पर फील होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो फील एग्जैक्टली था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी चलिए अब यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं एक्सीलरेशन है उसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे विद एनटॉर्क 125 रेस एडिशन। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। पीछे वैसे कोई है नहीं। लेट्स सी हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ फास्ट कैन वी मूव। एंड अप्रोचिंग 80 क्रॉस्ड। और ये 92, 93। लेट्स सी इफ यू कैन टच 100 हियर। 99। Oh my God! It's locked. It's locked. Yes, 100. भाई 99 पे लॉक हो चुकी थी, ऐसा फील हो रहा था। बहुत टाइम लिया इसने 100 पहुंचने में 99 के बाद। बाकी इंजन बिल्कुल ही नहीं है अभी। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा एज सच वहाँ पर भी आप लोगों को आप कह सकते हैं एनटॉर्क में भी बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा फील होगा। यहाँ पर वाइब्रेशन आपको कब फील होगा, जैसे ये देखिए मैं अभी यहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, फिर जब मैं मान के चलिए मैं यहाँ पर 30-35 की स्पीड पर हूँ, मैं एक्सेलरेट करके 50 की स्पीड पर पहुँचा, और जब मैं यहाँ पर 50, 52, 50, 53, 54 तक जा रहा हूँ, आराम से क्रूज कर रहा हूँ, वहाँ पर नहीं। लेकिन जब तक मैं 35 से लेकर 50 पर पहुँच रहा हूँ तब तक मुझे हल्की सी फुट पेग पर जो है वो वाइब यहाँ पर फील होती है। बाकी हाँ अगर आप लोग स्मूथनेस देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं एनटॉर्क 125। बाकी यहाँ स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को काफी सही मिलेगा। एनटॉर्क में भी सही था, मैं तो कहूँगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेहतर ही मिल रहा है। अब ये लाजमी सी बात है, टायर्स और चौड़े हैं, आपको जो व्हील है यहाँ पर और वहाँ पर 12 इंच का मिल रहा है, यहाँ पर 14 इंच का, तो लाजमी की बात है यहाँ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर फील होनी चाहिए स्टेबिलिटी, और वो फील हो भी रहा है। एनटॉर्क में भी सही है, यहाँ पर भी थोड़ी सी और बेहतर ही आप लोगों को ये बिल्कुल फील दे रही है। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भी सिमिलर ही होगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा फील नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है माइलेज की, तो मैंने कहा था दोनों ही स्कूटर में आप लोग 35 से 40, मोटा मोटा 35 ही पकड़कर आप लोग चल सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप एक्सेलरेशन की समरी देख रहे हैं, इनिशियल स्पीड में मेरे हिसाब से दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, काफी सही तरीके से एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन जब आप लोग मिड रेंज से लेकर टॉप एंड तक पहुंचेंगे, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर टॉप स्पीड मिलनी चाहिए अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद एनटॉर्क 125 स्पेशली रेस एडिशन के मुकाबले। तो आप लोगों ने देखा था कि एनटॉर्क 125 रेस एडिशन में हम लोग आईगो, इंटेलिगो को यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए i3s यहाँ पर ऑन है। जैसी मैंने स्कूटर को भी रोकी है, अभी देखिए i3s यहाँ पर दिखा रही है, अभी स्कूटर चल रही है, ठीक है, लेकिन जैसे ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी स्कूटर बंद हो जाएगा। ये देखिए ये मोटा मोटा 10 सेकंड का समय लेती है, अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है ये अभी स्कूटर बंद हो चुकी है। और फॉर सेफ्टी मैं यहाँ पर ब्रेक पकड़ लूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर थ्रॉटल घुमा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्कूटर जो है चलने के लिए रेडी है। मतलब कभी अगर आप ट्रैफिक पर खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पर आप यहाँ पर स्कूटर को बंद करना भूल चुके हैं, अगर i3s हो ना तो अपने आप 10 सेकंड में अपने आप को खुद को बंद कर लीजिए ताकि माइलेज यहाँ पर बेहतर करी जा सके। और दोबारा चलाने के लिए जस्ट थ्रॉटल घुमाइए, चल दीजिए, देखिए अभी ये दोबारा ये बंद हो चुकी है। अब ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, आपका क्या राय इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। पीछे वैसे कोई है नहीं और मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 60 के आसपास, और फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर टेस्ट करेंगे, और ये 58 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए फ्रंट पे आप लोगों को 220 mm तक का यहाँ पर पेट्रोल डिजाइन वाला डिस्क मिलता है, अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस दे रही है, झटके से नहीं रोक रही है लेकिन काफी प्यार से रोक देती है, जहां रोकना चाहता है वहां पर रोक सकता है, डर का फील नहीं होता है, काफी कंफर्टेबली यहाँ पर ये रोक देती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रियर में जो चीजें हम लोगों ने देख लिया कोई है नहीं, मोटा मोटा 50 के आसपास ले जाएंगे, और ये 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। 52 पे ले जाके फ्रंट 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 ब्रेक। 52 पे
देखिए यहाँ पर रियर ब्रेक, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम रियर जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, तो उस हिसाब से अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हैं तो रियर ब्रेक से भी आप लोग अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाता है। वैसे तो प्रोग्रेसिव है, हल्के से स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, लेकिन हाँ रिस्पांस आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है, मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कह सकता हूँ। और रियर में वैसे कोई है नहीं। और चलिए अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को मैनुअली अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। ये मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाएंगे इसको अगेन, और ये 60.60 पे रियर विद फ्रंट। देखिए ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफी लाजवाब मिलने वाला है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 60 के ऊपर ले जाएंगे इसको, और ये 65 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोनों में यहाँ पर भी आप लोगों को 220 mm का ही ब्रेक मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को 220 mm का ही ब्रेक मिल रहा है, बाकी यहाँ पर 10 किलोग्राम और ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप फ्रंट ब्रेक देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्क आपको समझ में आ नहीं रहा है। बाकी पीछे वैसे कोई है नहीं। अब इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा वही 60 के आसपास ले जाकर 63 पे ले जाके रियर ब्रेक। मैं कहूँगा देखिए वैसे तो सेटअप सेम है, यहाँ पर भी 130 mm तक का ड्रम ब्रेक है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को रिस्पांस जो है, वहाँ पर भी कॉम्बी ब्रेकिंग था, यहाँ पर भी कॉम्बी ब्रेकिंग है, वहाँ पर थोड़ा सा बेहतर रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा था। रियर के संग संग बाद मतलब रियर जैसे अप्लाई करते हैं फ्रंट ब्रेक भी अपने आप अप्लाई हो जाती है कॉम्बी ब्रेकिंग की वजह से, तो वहाँ पर रिस्पांस थोड़ी सी बेहतर थी। पीछे कोई है नहीं, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली यहाँ पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ 64 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। यहां पर मैं कहूंगा दोनों में चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर फील हो रहा है। ब्रेकिंग में अगर आप लोग देख रहे हैं रियर ब्रेक हल्की सी वहां पर बेहतर है, फ्रंट ब्रेक दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर फील हो रहा है। दोनों में अगर आप लोग अप्लाई करके देख रहे हैं रियर के संग संग बाद फ्रंट तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन रियर ब्रेक वहां पर आप लोग के टॉर्क में हल्की सी बेहतर फील दिला सकती है। बाकी देखिए मैं कहूंगा सस्पेंशन की जहां तक बात है, अगर आप फ्रंट देख रहे हो अगर आप रियर देख रहे हैं, दोनों ही आप लोगों को यहां पर मिड साइड पर मिलेगा, मतलब ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड। तो मैं कहूंगा देखिए अगर आप लोग यहां पर सिटी राइड कर रहे हैं, नॉर्मल रास्तों पर चला रहे हैं, छोटा मोटा गड्ढे पर से भी अगर आप लोग गुजर रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत बम्प्स पर से भी जा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको झटका बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, मोटा मोटा अच्छा ही आप लोग को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। लेकिन ये मिड साइड पर है, सॉफ्ट तो है नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा जब आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर अगर आप लोग एकदम ऊंची बम्प्स पर से गुजर रहे हैं तो आपकी यहाँ पर कंधा या जो कमर है उसको हल्का सा झटका जो है ये फील करा सकती है, ठीक है। जो एग्जैक्ट फील है देखिए वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे तो कोई दो राह नहीं है यहाँ पर। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सिटिंग पोजीशन देखते हैं तो काफी सही आप लोगों को मिलता है, काफी अपराइट आप बैठ रहे हैं। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा स्पेस भी ठीक ठाक ही आपको मिल रहा है। तो चाहे आप राइड कर रहे हो पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, दोनों के लिए स्पेस भी आप लोगों को यहाँ पर काफी सही बिल्कुल मिल जाता है। एक्सेलरेशन तो देखिए उसके लिए जानी जाती है यहाँ पर इंटॉर्क सीरीज, वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफी सही मिल जाता है, और ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहा है। मैं तो कहूंगा देखिए सिटी राइड के लिए इसको एक आप कह सकते हैं पावर राइड के लिए, सिटी के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है, उसके लिए तो आप इसको यूज करेंगे चाहे आप राइड करो या फिर पिलियन के साथ। लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि काफी सही चीजों के साथ स्कूटर को उतारा गया है, चाहे एक्सेलरेशन हो या फिर हैंडलिंग या फिर ब्रेकिंग, कभी अगर आपका दिल करे ओकेशनल यहाँ पर अगर आपको दिल कर गया, अगर आप पिलियन के साथ भी थोड़ी अगर आप लोग लॉन्ग निकल जाना चाहते हैं 150 किलोमीटर, मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है नहीं है मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप सिटी राइड के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे स्कूटर को तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी देखिए अगर आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड कर रहे हैं फिर छोटी मोटी कॉर्नरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो अच्छा खासा रिस्पांस आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क 125 रेस एडिशन भी दे सकती है, ठीक है। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए नॉर्मल सिटी में अगर आप लोग देख रहे हैं ना, नॉर्मल अगर आप इस तरीके से अच्छे पक्के रास्तों पर देख रहे हैं तो मैं कहूंगा फिर कि दोनों में चीजें ऑलमोस्ट आपको सिमिलर फील होगा। क्योंकि अब देखिए अगर आप इन जनरल देख रहे हैं फिर तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिड साइड पर ही मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड। लेकिन अगर आप लोग इंटॉर्क के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर सस्पेंशन चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफर ही मिलेगा। लेकिन रियर सस्पेंशन में से इसके ज्यादा स्टिफर होने के वजह से इंटॉर्क के मुकाबले बहुत ज्यादा आप लोगों को जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर गड्ढों पर से गुजर रहे हैं या फिर बम्प्स पर से गुजरेंगे तो रियर सस्पेंशन के मुकाबले फ्रंट सस्पेंशन में से जो झटका है वो आप लोगों को इंटॉर्क के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा फील होने वाली है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर हाई स्पीड टॉप स्पीड अगर आप लोग छोटा मोटा कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाना चाहिए। पक्के रास्तों पर भी आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पांस दोनों स्कूटर में से मिलेगा। लेकिन
यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है वो भी मैंने आप लोगों को सस्पेंशन में बता दी है। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल निकाल कर दे रही है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर यहाँ पर भी आप लोगों को मिला, बाकी वहाँ पर टैकोमीटर है जो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी स्कूटर होने का जो फील है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलता है। बाकी यहाँ लेग रूम दोनों में काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। सीट यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी कही है। एक्सेलरेशन हल्की से शायद आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिले, 19-20 का ही फर्क है। और सीट स्पेस जो है ये भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर अगर आप लोग सिटी राइड करना चाहते हैं फिर तो बहुत सही है, लेकिन हाँ अगर आप पिलियन के साथ भी कभी 150 किलोमीटर यहाँ पर भी ओकेशनल राइड पे निकल जाना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर फील आप लोगों को, थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी और ओवरऑल थोड़ी सी बड़ी फील क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था देखिए यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, मैंने आप लोगों को इन डेप्थ यहाँ पर बता दिया। बाकी चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर जाकर बात करेंगे कि फिर दोनों में से कौन सा स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। देखिए मैं तो कहूँगा दोनों में परफॉर्मेंस में क्या आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिल, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर है नहीं, ये भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को एंटॉर्क की यहाँ पर लुक, आवाज़ सही लग रही है, आप चाहते हैं आप यहाँ पर सिटी राइड ज़्यादा करेंगे, ओकेशनल कभी आप निकल जाते हैं लॉन्ग राइड्स पर, आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ, आप चाहते हैं अच्छा ब्रेकिंग मिल जाए, फीचर आप लोगों को सही मिले, ठीक है, यहाँ पर स्पेस वगैरह आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाए, मेरे ख्याल से 1,10,12 हज़ार की बजट में यहाँ पर एंटॉर्क 125 रेस एडिशन ये भी काफ़ी सही है। लेकिन हाँ मैं अगेन कहूँगा अगर आप लोगों को थोड़ी सी और चौड़ी टायर, ठीक है, थोड़ी सी सही आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सीलरेशन थोड़ी सी और बेटर चाहिए, थोड़ी सी और बड़ी वाली यहाँ पर स्कूटर की फील चाहिए 125 सीसी में, मेरे ख्याल से सेम प्राइस पॉइंट पे 1,10,11,12 हज़ार की अगर आप लोग प्राइस पॉइंट पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जूम 125 भी एक बहुत बढ़िया स्कूटर रह सकता है। बाकी अगेन देखिए ये एक समरी मैं आपको बता रहा हूँ, मेन डिफरेंस क्या ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो के दौरान बिल्कुल बता दी है। तो देखिए दोनों स्कूटर में चीज़ें क्या मिल रही है, दोनों स्कूटर में चीज़ें और कितनी बढ़िया हो सकती थी, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी अब आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू क्या समझ रहे हैं, आप यहाँ पर जूम 125 खरीदेंगे या फिर यहाँ पर एंटॉर्क 125 स्पेशली इस रेस एडिशन को, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।